नमस्कार। फोकस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह। हरियाणा का आज बजट पेश होने वाला है। दोपहर करीब 3 बजे वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा हरियाणा का बजट पेश करेंगे। जनता को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास हरमोहिंदर सिंह चट्टा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। जनता को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं और खुद वित्त मंत्री भी कह चुके हैं कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और बजट लोक लुभावना होगा। तो जाहिर तौर पर आज के बजट से काफी उम्मीदें हैं जनता को और यह बजट आज पेश हो जाएगा। 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की और उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के आसपास वित्त मंत्री बजट को पेश कर देंगे। इस बजट से खासी उम्मीदें हैं जनता को। उन्हें उम्मीद है कि महंगाई को कम करने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। कर से यानी टैक्सेस से थोड़ी सी राहत मिलेगी। किसानों को लगता है कि उन्हें ध्यान में रखकर कई योजनाएं सरकार जरूर बजट में पेश करेगी। तो बता दें कि हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और माना जा रहा है कि 3 बजे के करीब हरमोहिंदर सिंह चट्टा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और खुद वित्त मंत्री कह चुके हैं कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और बजट लोक लुभावन होगा। तो क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी? 2014 का बजट पेश करने वाले हैं वित्त मंत्री। आज दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो क्या इस बजट में तोहफों की बरसात होगी? क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो बजट से हालांकि उम्मीदें बहुत हैं, हर वर्ग को उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि कोई नया कर, किसी नए कर का, किसी नए टैक्स का बोझ उन पर नहीं लादा जाएगा। उन्हें यह भी उम्मीद है कि महंगाई को कम करने की कोशिश भी इस बजट में की जाएगी। तो कर से भी थोड़ी राहत की उम्मीद जताई है आम जनता ने। इसके अलावा बात करें किसानों की, तो उन्हें लगता है कि उन्हें ध्यान में रखकर कई योजनाएं जरूर सरकार बजट में पेश करेगी। तो हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट होगा ये। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। करीब 3 बजे बजट पेश करेंगे हरमोहिंदर सिंह चट्टा। बजट से काफी उम्मीदें हैं। हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट है। तो विधानसभा में आज बजट पेश होना है। इसे लेकर जाहिर तौर पर जनता खासी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि चूंकि चुनावी मौसम है, विधानसभा चुनाव को ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, ऐसे में जनता की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि सरकार की कोशिश यह होगी कि जनता को खुश किया जाए। तो वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा बजट पेश करेंगे। हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट है। तो आज हरियाणा का बजट पेश होगा। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। करीब 3 बजे हरमोहिंदर सिंह चट्टा, जो कि वित्त मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो बजट पेश करेंगे। तो हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो आज बड़ा दिन है हरियाणा की जनता के लिहाज से, हरियाणा की जनता की उम्मीदों के लिहाज से, क्योंकि आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। करीब 3 बजे वो बजट पेश कर सकते हैं। तो इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बजट से जनता को उम्मीदें क्या हैं वो भी जनता कह चुकी है। तो आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। करीब 3 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा। तो जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लोगों को यह जरूर लगता है कि यह बजट चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार की कोशिश यही होगी कि जनता को कैसे खुश रखा जाए। तो जनता को उम्मीद है कि इस बजट में कोई नया कर उन पर नहीं लगाया जाएगा। उन्हें यह भी उम्मीद है कि महंगाई को कम करने की कोशिश करेगी हुड्डा सरकार। थोड़ी राहत उन्हें मिलेगी, कर में, टैक्स में उन्हें छूट मिल सकती है। किसानों को लगता है कि उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा और कई योजनाएं बजट में पेश कर सकती है सरकार। इसके अलावा बात करें युवाओं की, तो उन्हें उम्मीद है कि बजट में रोजगार को लेकर जरूर नई योजनाएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार आवंटित करेगी। तो हरियाणा के लिहाज से आज काफी अहम दिन है। आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट होगा। दोपहर 2 बजे
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि करीब 3 बजे हरमोहिंदर सिंह चट्टा बजट को पेश करेंगे। तो हुड्डा सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो बता दें कि करीब 3 बजे हरमोहिंदर सिंह चट्टा बजट पेश कर सकते हैं। तोहफों की क्या बरसात होगी और कितने उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, ये तो 3 बजे ही पता चल सकेगा। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं लोगों को। जाहिर तौर पर युवाओं को लगता है कि बजट में रोजगार को लेकर नई योजनाएं आएंगी। किसानों को लगता है कि उन्हें ध्यान में रखकर कई योजनाओं की बात की जाएगी। आज के बजट में उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो आज का बजट कैसा होगा, कितना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कृष्ण ढुल, बिजनेसमैन हैं, बीजेपी नेता हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा अभय जैन होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पे इनसे बातचीत करेंगे कि आज का बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकता है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा में आज बजट पेश होगा। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा इस बजट के जरिए जनता पर तोहफों की बरसात कर सकते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री हरमोहिंदर चट्टा शुक्रवार को हरियाणा का बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होगी और माना जा रहा है कि 3 बजे वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। जनता को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि इस बजट में कोई भी नया कर जनता पर नहीं लगेगा। उन्हें उम्मीद है कि महंगाई को कम करने का प्रयास बजट में किया जाएगा। जो कर अभी जनता को चुकाने पड़ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। किसानों को लगता है कि उन्हें ध्यान में रखकर कई योजनाएं जरूर सरकार बजट में पेश करेगी। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में रोजगार को लेकर जरूर नई योजनाएं सामने आएंगी। न केवल शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार आवंटित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बारे में भी जरूर बजट में कुछ न कुछ होगा। अगर बजट सत्र के पहले दिन दिए गए राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के अभिभाषण को देखें तो साफ लगता है कि सरकार ने शिक्षा, महिला और बाल विकास, बिजली, उद्योग, सड़क, समाज कल्याण, किसान, कर्मचारी, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और इन सभी को बजट में शामिल किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के वित्त मंत्री हरमोहिंदर चट्टा हों या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों ने ही बजट के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन इशारों में दोनों ये तो मानते हैं कि बजट आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कांग्रेस की सरकार आम आदमी की सरकार है, इसलिए बजट भी आम आदमी का बजट होगा। चट्टा ये भी कह चुके हैं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकारें कैसा बजट लेकर आती हैं, ये सभी को पता है। यानी साफ है कि बजट लोक लुभावन होगा और इसमें आम जनता के लिए सुविधाओं का पिटारा खुलेगा। बात यह है कि बजट होगा और आपको पता ही है कि इलेक्शन ईयर है। कैसे बजट इलेक्शन ईयर में होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इलेक्शन ईयर में बजट कैसे होते हैं। बहरहाल अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी है। इंतजार शुक्रवार की दोपहर का है जब चट्टा विधानसभा में हरियाणा का बजट पेश करेंगे। हरियाणा का बजट पेश होने में कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। हर किसी को ये उम्मीद है कि वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा के पिटारे से राहतों की फुहार निकलेगी, जिसकी वजह से महंगाई से त्रस्त आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में इस साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ा मौका है जब वह खुद को आम जनता की सरकार साबित कर सकती है। आदित्य चौधरी, फोकस टीवी, चंडीगढ़। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं अभय जैन। अभय जी, क्या लगता है कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हालांकि वित्त मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि चुनावी मौसम है, तो जाहिर तौर पर आपको पता ही होगा कि बजट कैसा होता है। जी अभय जी। देखिए, अब ना आम जनता बजट से ज़्यादा उम्मीद नहीं करती है जी। ये उम्मीद नहीं करती कि नए टैक्स लगेंगे, रिलीफ मिलेगा जी। तो बजट से लोगों को ज़्यादा खास उम्मीद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बजट का ये चुनाव का सीजन है तो लगता है कि कोई नए टैक्स नहीं लगेंगे इस बार तक। जी, हमारे साथ कृष्ण ढुल भी जुड़ चुके हैं,
बीजेपी नेता हैं। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि वित्त मंत्री साहब तो पहले ही बोल चुके हैं कि चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए सभी को पता है कि बजट कैसा होता है। जी नमस्कार जी। जहां तक बात है बजट की, इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। अब तक के जो पहले बजट हुए हैं उसमें भी जब बजट पेश करते हैं तो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि वो लोग लुभावना हो जी। लोगों को आकर्षित करे। पर ये सरकार की, हुड्डा सरकार की लगातार पिछले दूसरे कार्यकाल जो अब खत्म होने जा रहा है, यही उपलब्धि हर साल रहती है कि जब वो बजट प्रस्तुत करते हैं विधानसभा में तो उस वक्त वो लोग लुभावना होता है, परंतु कुछ समय के बाद जब बढ़ोतरी करते हैं टैक्स में तो वो धीरे धीरे करके बजट में ना ले करके उसके बाद टैक्स में बढ़ोतरी सरकार जो है करती रहती है। जी। हालांकि तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है सरकार से, क्योंकि चुनाव सिर पे है। उस बात को ध्यान में रख के सरकार जो बजट लाएगी वो मुझे नहीं लगता कोई लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला होगा। वो उसके पीछे, उस किताब के पिछले पन्ने पे क्या होगा ये अभी लोगों को उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है। उसके बाद जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया सरकार अपनाती है, और व्यापारी वर्ग को जिस वजह से परेशानी बार बार आती है, इसलिए व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा सा इस बात से खुश भी नहीं है और उत्साहित भी नहीं है। जी। कृष्ण साहब, व्यापारी वर्ग की बात हो गई, किसानों की उम्मीदें बहुत हैं। किसानों को हालांकि कई जगह विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन उन्हें भी बहुत उम्मीदें हैं कि शायद उनके लिए कुछ योजनाएं बनाए सरकार, उनके लिए कुछ ऐलान किए। हाँ, हो सकता है सरकार इस बार इस विषय पर ध्यान दे ले, क्योंकि चुनाव सिर पे है, किसानों का वोट महत्वपूर्ण है, किसानों के लगातार आंदोलन चल रहे हैं सरकार में के खिलाफ, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसान अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार शायद उनके हाथ में भी कोई चुनावी झुनझुना थमा दे, जिससे कि वो लोग एक बार इनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और इनका एजेंडा जो है वो क्लियर निकल जाए। मुझे लगता है कि शायद ये पैतरा वो अपना सकते हैं। जी। अब रुक करेंगे अभय जैन जी का। अभय जी, क्या लगता है कि चुनावी झुंझुना क्या जनता को थमा देगी सरकार? जी अभय जी। नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये डिस्काउंट कुछ टैक्स माफ करेंगे या कुछ करेंगे। ये जो नए टैक्स नहीं लगाएंगे तो नए टैक्स लगाने की उम्मीद कम है, झुंझुना नहीं होगा। बस ये कहेंगे सरकार कि हमने इस बार नए टैक्स नहीं लगाए हैं जी। ऐसा लगता है ऐसा होगा बजट। पर तो हरियाणा का जो बजट है वो ऑलरेडी मतलब कि बहुत बढ़िया बजट नहीं माना जाता। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि लगभग जैसे लास्ट जो बजट था वो 43,000 करोड़ का हमारा था और लगभग 13,000 करोड़ रुपए उसमें डेप्ट की पेमेंट थी। तो आप इस बात को समझे कि आपकी जैसे तनख्वाह 50,000 रुपए है और 12,500 रुपए आप री लोन पे कर रहे हैं अपना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारा जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो बजट है, मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 है हरियाणा के अंदर, परंतु ये बात गौर करने की है कि 1/4 अमाउंट हमारे बजट का लगभग रीपे ऑफ लोन में चला जाता है। ये एक चिंता की बात है, सोचने की जरूरत है इस विषय। जी, हमारे पास अभय जी कुछ आंकड़े भी हैं कि बजट जब पेश किया गया था उसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया था, यानी एक तरह से लोगों को राहत थी और इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि कोई कर नहीं लगाया जाएगा, कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि महंगाई से निजात दिलवाने के लिए कर, कोई एक नया टैक्स जो है वो नहीं लग रहा है। उसके अलावा जो कर लग रहे हैं ऑलरेडी उसमें भी थोड़ी सी कमी की जा सकती है। जी अभय जी, टैक्स में कमी नहीं करने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इसको ऐसा ना लें कि भाई नया टैक्स लगेगा तो नहीं लगेगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। आप थोड़ा समझें कि हरियाणा काफी डेवलपिंग स्टेट है, यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स बहुत ज्यादा है। आप ये ना कहें कि टैक्स और लगेगा तो लोगों को बोझ पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी इतने टैक्स हैं कि टैक्सों को कम करने की आवश्यकता है। आप एक चीज देखिए, हरियाणा में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का लोन हमारे ऊपर है। 60,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी। तो आप एक डेवलपिंग स्टेट होने के बावजूद बल्कि आप तो डेप्ट फ्री होने चाहिए। हमारा बजट लगभग आज 45,000 करोड़ के आसपास उम्मीद है कि बजट इस बार का 14-15 का होगा।
तो नए टैक्स लगना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि टैक्सों को कम करना और हम अपने लोन जो हमने सरकार ने ले रखे हैं उसको हम इस तरह पे करें कि 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम डेट फ्री हो जाएं। इस तरह की पॉलिसी कोई नहीं बनाता। हम लोग और लोन ले लेते हैं। सरकार हर बार पिछले 5 साल से अगर आप देखें, 10 साल से देखें, तो हम लोन लेते आ रहे हैं, बजट अपना बढ़ा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, परंतु जो लोन का अमाउंट है ये हमारा नहीं होना चाहिए था। मतलब कि लोन लेके खर्च करना और वो भी इस पोजीशन में इस तरह खर्च करना, ये एक चिंता का विषय। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1/4 अगर आप अपने बजट का लोन में पे करना पड़ रहा है आपको, तो आप खुद सोचिए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी जो तनख्वाह है अगर 1/4 आप लोन में पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कोई बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा मैकेनिज्म हरियाणा सरकार के पास नहीं है। बजट बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। खर्चा हमारा बढ़ेगा, लोन हमें ब्याज देना पड़ रहा है, लोन देना पड़ रहा है। हम एक डेवलपिंग स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, रुक करेंगे कृष्ण ढुल जी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, क्या लगता है कि जो कुछ बोल रहे हैं अभय जैन जी, उनका कहना है कि अगर नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो ये राहत की कोई बात नहीं होगी अगर टैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन जो टैक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनको कम करना चाहिए, तभी जनता को राहत मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अभय जी की बात का सुन नहीं पाया था क्योंकि संपर्क कट गया था जी। परंतु जहां तक अभी जो आपने मुझे बताया है कि भाई अभय जी ने बताया कि नया टैक्स नहीं लगा रहे, वो मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि चुनाव सिर पे है जी। चुनाव सिर पे होने की वजह से नया टैक्स तो वो लाद ही नहीं पाएंगे। पर व्यापारी वर्ग जो है, आपको मैं बता दूं, व्यापारी किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापार के किसान के साथ साथ अगर किसी आदमी का विशेष तौर पर योगदान होता है तो वो व्यापारी वर्ग होता है। जी। व्यापारी वर्ग के ऊपर आज की डेट में तो वो टैक्स नहीं लगाएंगे, ये निश्चित तौर पर तय है। पहले ही इतने ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं कि जो हम लोगों ने ब्याज पर लोन लिया हुआ था उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज जो लग रहा है उसकी वजह भरपाई नहीं कर पा रहा है व्यापारी। बिल्कुल उत्साहित नहीं है, हतो उत्साहित है सरकार के रवैये से। व्यापारियों के लिए सरकार ने पिछली लगातार 2 योजनाएं कंप्लीट करने जा रही है। कोई भी विशेष तौर पर कोई विशेष अभियान नहीं चलाया, कोई विशेष छूट नहीं दी, कोई भी विशेष जो है उनके लिए योजना भी सरकार ने नहीं बनाई है। तो निश्चित तौर पर मैं जैन साहब की इस बात से सहमत हूं कि वो टैक्स नहीं लगाएंगे, ये तो तय है, परंतु जो पहले वाले जो टैक्स लगाए गए हैं वही इतने ज्यादा है कि कमर तोड़ रखी है उन्होंने व्यापारी की। जी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, राकेश जी। राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राकेश जी, क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या कुछ इस बार बजट के पिटारे से कुछ निकल सकता है? कोई नई योजनाएं निकल सकती हैं? क्या कुछ छूट मिल सकती है? नहीं, हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिससे किसानों के लिए कोई अलग करने लायक है इनके पास। जी, हालांकि आपके क्षेत्र के कुछ किसानों से बात हुई तो उनको लग रहा था कि उनके लिए कुछ योजनाएं आ सकती हैं। हालांकि परेशान भी हैं किसान, नाराज भी हैं काफी सरकार से, लेकिन उनको अब भी उम्मीद है कि चूंकि चुनावी मौसम है तो किसानों को लुभाने की कुछ कोशिश होगी इस बजट के माध्यम से। जी राकेश। किसान की जो जीवन रेखा है वो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जी, जो आज तक 2004 में स्वामीनाथन आयोग बिठाया गया था। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बिठाया गया था, 2007 में इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी और आज 2014 आ गया, यानी कि कांग्रेस सरकार के 7 साल ये रिपोर्ट इनके पास है। और एक बड़ी तब्दीली जो किसान की ला सकती है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ले आ सकती है। आज तक इन्होंने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, इसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? ये किसानों को क्या भला करेंगे? जी, हालांकि इसके अलावा अगर बात करें किसानों के भले की, इसके अलावा आम जनता के तौर पर अगर आप किसान के तौर पर नहीं सोचते हैं, आम जनता के तौर पर सोचते हैं, तो आज का जो बजट पेश होने वाला है उससे क्या उम्मीदें आप जता रहे हैं? क्या उम्मीदें आपको? जनता के प्रति भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी हाउस टैक्स की बात लीजिए, कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि इन्होंने 2016 तक हाउस टैक्स माफ किए हैं, यानी कि सिर्फ
इलेक्शन तक हाउस टैक्स किए हैं, उसके बाद दोबारा फिर चालू हो जाएंगे। जी। ये लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ एक झुंझुने दिए जा रहे हैं। अभी आप चुनाव में हमारा चुनाव निकाल दें, उसके बाद आपको फिर वैसे ही टैक्सों में लाद दिया जाएगा। जी। कृष्ण ढूल जी का रुख करेंगे। कृष्ण जी, क्या लगता है कि जैसा बोल रहे हैं राकेश जी, वो सही बोल रहे हैं? क्या उनकी आवाज आपने सुनी थी? उनका कहना है कि किसानों को कोई फायदा नहीं होना है, हाँ, झुंझुना पकड़ा देंगे। हालांकि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, पिछले साल के जो बजट पेश हुआ था उसमें था कि काफी लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी, गरीबों के लिए शुरू की गई थी, प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये योजनाएं कितनी मुकम्मल हो सकी? देखिए, जहां तक बात है किसानों के प्रति योजनाओं की, जी। सरकार ने अलग अलग तरीके से बहुत सारी योजनाएं किसानों को अपनी इस तरफ लुभाने के लिए की है, परंतु शायद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने भी पढ़ा है और सारी हरियाणा प्रदेश ने ये पढ़ा है कि जो गोहाना रैली में मुख्यमंत्री जी बहुत सारी घोषणाएं करके आए थे, उनमें किसानों के लिए भी काफ़ी सारी घोषणाएं थी, परंतु उसके कुछ ही दिन बाद वित्त सरकार का, वित्त सचिव का, हरियाणा सरकार का एक पत्र आया था कि सरकार के पास उतना पर्याप्त बजट नहीं है, पैसा नहीं है, जिससे मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनको लागू किया जा सके। तो मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि हो सकता है आज भी किसानों की राहत के लिए या कुछ और नई घोषणाएं वित्त मंत्री के माध्यम से, सिर्फ इसलिए कि ये कमेरा वर्ग उनके साथ आ जाए, ये किसान वर्ग उनके साथ आ जाए, कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, परंतु ये निश्चित तौर पर है। यहां मैं राकेश जी की बात से भी सहमत हूं कि प्रदेश के पास पर्याप्त बजट ही नहीं है जो योजनाओं को पूरा कर सके। जब बजट सरकार के, आपकी जेब में जब पैसा ही नहीं है, तो आप आज जो घोषणाएं कर रहे हो उनको पूरा कैसे कर पाएंगे? ये सरकार की सोचने की बात है, लेकिन वो सोचती ही नहीं। वो तो सिर्फ एक बार बरगलाने की बात करती है कि किसी भी माध्यम से एक बार उनका चुनावी एजेंडा कंप्लीट हो जाए, लोगों के इस बात को बताने के लिए वो तैयार हो जाए कि हम ये कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए मुझे नहीं लगता कोई नई चीजें आएंगी, और अगर आ भी गई तो मैं वादा आपसे दावा कर सकता हूं इस बात को लेकर के कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं तो वो पूरा कहां से करेंगे। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आइए सुनाते हैं कि जनता की जुबानी की उन्हें इस बजट से क्या उम्मीद है। उससे हमें ये उम्मीद है कि हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा हॉस्पिटलों में खर्च हो, शिक्षा के माध्यम में खर्च हो, और ये रोडवेज वगैरह टैक्स में खर्च हो, क्योंकि हर तीसरे महीने को रोडवेज टैक्स बढ़ा देती है। पब्लिक बहुत परेशानी से, महंगाई कम हो। पेश होगा तो हमारे काफ़ी रिलीफ होगा, जिसमें कि काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह में भी कुछ खर्च वगैरह होंगे। उसके बाद भी शिक्षा वगैरह में भी काफ़ी माने विकास होने की संभावना है। लोगों को लुभाने के लिए अच्छा बजट पेश करने को होने की उम्मीद है। हो सकता है सरकारी नौकरी भी हो जाए, अच्छा कुछ आने की उम्मीद है। उम्मीद तो इनसे की नहीं जा सकती। हाँ, अगर कुछ आम आदमी को फायदा हो ऐसे बजट पेश करे तो उससे कुछ वो ठीक रहेगा। का जो बजट है ये, क्योंकि चुनावी साल है, इसके मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी फ्रेंडली बजट आएगा। सरकार जो है लोक लुभावने वादे ज़रूर इस बजट में करेगी, और उम्मीद है कि आम आदमी को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। उम्मीद तो आदमी अच्छा ही रखता है कि जो सरकार जो भी फैसला लेगी अच्छा ही लेगी, गरीबों का ध्यान रखेगी। उसमें लगभग जो भी वर्ग है, जितने भी, हर सेगमेंट को ध्यान में रख के बजट बनाया जाना चाहिए। जैसे कि पिछले आप देख रहे हैं, साल 2 साल से रिसेशन चल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अच्छी उम्मीदें हैं बजाय बजट से, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। आने वाले बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले सारे बजट खासतौर पे कॉमन मैन के हित में नहीं है। हमारी सरकार से अपेक्षाएं हैं कि कम से कम बेहतरीन रोजगार के अवसर पैदा करें और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जो सामान है उसमें कम से कम कीमतों में मुहैया कराई जाए। बजट से उम्मीदें हमें जनहित में बजट आवे। लुभावने बजट तभी होंगे जब समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। समाज से महिला वर्ग का, युवा वर्ग का, विद्यार्थी वर्ग का, शिक्षा से संबंधित सभी जरूरतें पूरी हो। आने बजट के राज्य सरकार का जो बजट है आने वाला, हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत अच्छी अपेक्षाएं रख रहे हैं।
एक बार फिर से रुक करेंगे। अभय जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की अभी आपने बातें सुनी, कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको उम्मीदें हैं, यातायात सुविधाएं बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, अस्पताल खुलने चाहिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की। देखिए, आपको मैं ना 2013 और 14 के बजट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, फिगर देना चाहूँगा। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया और उसमें से 4500 करोड़ रुपए उन्होंने इंटरेस्ट के पे किए। कोई पेमेंट नहीं करा, खाली इंटरेस्ट पेमेंट किया। जो हमने लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट लगा हमने 4500 करोड़, यानी 10% के आसपास लगभग, और 17,000 करोड़ रुपए हमने सैलरी में पे किया, जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट की जो सैलरी है और पेंशन है उस अकाउंट में उन्होंने पे किया। तो 17/4/21, 43 में से आपने लगभग आधा अमाउंट आपने नॉन प्रोडक्टिव वर्क पे खर्च किया है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। कुल 43,000 करोड़ का आपका बजट है, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए आप लोन पेमेंट करते हैं, सैलरी देते हैं। अब आपके पास लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचता है, जो आप डेवलपमेंट पे और बाकी चीजों में खर्च करते हैं। उसमें से 15% आपका फिक्स है ऑलरेडी एजुकेशन पर। एजुकेशन का मतलब हो गया आपके जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उन पर आप खर्च करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का बजट ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां डेवलपमेंट के लिए कुछ ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगी। रोड्स पर आपको बता दूं तो रोड्स पे बिल्डिंग, जो जितनी भी नई बिल्डिंग बनती हैं उसमें लगभग 5% हम लोगों ने खर्च किया। और रोड्स में आपको बताना चाहूंगा कि रोड्स में 90% जो बजट इनका था वो रिपेयर पे खर्च हुआ। मतलब हरियाणा में कोई नई बड़ी रोड्स नहीं बनी है पिछले 10 साल में। तो आप समझे, ये जो बजट चल रहा है 10 साल में, तो बहुत अच्छा बजट मैं इसको नहीं मानता। हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे और उसको टैक्टफुली खर्च करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि बजट हमारा अच्छा होगा। जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जी, कृष्ण जी, आप बातें सुन रहे थे अभय जैन जी की। क्या लगता है आपको कि पिछले जितने भी बजट पेश हुए, क्या किसी भी बजट में ऐसी दम नहीं थी कि लोगों को महंगाई से निजात मिले या लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि लोगों पर बोझ बढ़ता गया? देखिए, जहां तक बजट की बात है, अभी उसके बारे में अभय जैन जी ने क्लियर कर दिया सारा का सारा आंकड़ा, जो विधानसभा में हरमोंदर चट्ठा जी उसको रखेंगे कि 41,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 17,000 करोड़ रुपए सैलरी पे डाल दिए, 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने इंटरेस्ट पर डाल दिए, बाकी उसमें से 21,000 जो बचा, उसमें से भी अभय जी ने बताया कि 17,000 करोड़ शिक्षा पर चले गए। तो बच गए कितने? 4,000 करोड़। नया कोई रोड नहीं बना, नई कोई बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं बनी। जितनी एक दो और जो आई है वो केंद्र सरकार की स्कीम है, जो नए रोड बड़े हैं वो NHI की स्कीम है। तो सरकार ने उसमें क्या किया? सरकार को अगर मैं नंबर दूं तो 10 में से 1 नंबर 2 नंबर मिलेंगे इनको बजट के नाम पर, नई डेवलपमेंट के नाम पर। सरकार ने किया क्या? 10 सालों से SCZ में इतना पैसा आया, वो कहां गया? वो पता नहीं कहां लगा दिया, किधर भेज दिया। अब ये तो लोगों के समझने की बात है, लोगों को बताने की बात है। व्यापारी वर्ग तो निश्चित तौर पर चिंतित है, उनके लिए तो सरकार ने कोई स्कीम ही लागू नहीं की, उनके लिए तो सरकार ने कोई विशेष तौर से कोई प्रावधान ही नहीं दिया। तो सरकार के पास है ही क्या नया कुछ देने के लिए? सिर्फ अगर पुरानी प्रतिपूर्ति वो करते चले जाए तो वही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार तो कर्ज पर टिकी हुई है सारी की सारी, कहां से डेवलपमेंट कर देगी? आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आ पाती, क्योंकि वो जो नई घोषणाएं होती हैं वो बेचारा बहुत ज्यादा उस विषय के अंदर तक जा नहीं पाता। वो ऊपर से देख लेता कि मुझे ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, जबकि फायदा तो हो ही नहीं रहा कहीं भी और किसी भी एंगल से नहीं हो रहा। जी, लेकिन कृष्ण जी ये तो मानते हैं कि शिक्षा के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी की बात है, वेतन की बात है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बिजनेस वर्ग की अगर बात करेंगे, सिर्फ बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो रहे होंगे आप भी। नहीं हो सकता है आपको इन बातों से यह लगता हो कि व्यापारी वर्ग स्वार्थी है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए व्यापारी एक विशेष तौर पर योगदान देता है उस प्रदेश की डेवलपमेंट में, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो व्यापारियों की तरफ से आता है। प्रदेश के एक बजट का बहुत बड़ा भाग टैक्स के तौर पर जो आता है वो व्यापारी अदा करता है।
यहां मैं व्यापार के विषय पर, व्यापारी की तरफ से आज मैं बात कर रहा हूं, ना कि भाजपा की तरफ से। अगर भाजपा से आप बुलवाएंगे तो मैं इनकी और सारी कलैया खोल दूंगा एक एक करके, परंतु यहां मैं बात व्यापारी की कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हो सकता है व्यापारी आपको लगे कि आज स्वार्थी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट तभी होगी जब व्यापारियों को बेनिफिट होगा और व्यापारियों से टैक्स की बढ़ोतरी होगी, सरकार को टैक्स वो अच्छा से चुका पाएंगे। पर जब व्यापारी मर ही जाएगा तो वो टैक्स कहां से देगा? टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, उसको कुछ साधन ही नहीं बचे उसके पास कुछ करने के लिए। तो मैं सरकार से, आपसे भी ये दरखास्त करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार सुने, चेते इस बात को लेकर के कि व्यापारी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए देखते हैं कि पिछले 4 साल का बजट किस तरह का रहा था हुड्डा सरकार का भी। 10 मार्च 2010 तत्कालीन वित्त मंत्री अजय सिंह यादव ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 33,600.84 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उनका ये पहला बजट था जो कि पिछले साल से 6.3% अधिक था। वित्त मंत्री आम आदमी को कमरतोड़ महंगाई से कोई राहत नहीं दे पाए, उल्टा आम आदमी पर करों का बोझ ही बढ़ा दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और राज्य के विकास कार्यों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने 3,000 करोड़ से ज्यादा घाटे का बजट पेश किया। इस बजट में जो खास बात शामिल की गई वो ये थी, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक सत्र के बीच में सेवानिवृत्त नहीं होंगे, बल्कि इस दौरान उनके रिटायर होते ही दोबारा 31 मार्च तक के लिए उन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे मुद्दों पर भी फोकस किया गया। हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी तत्कालीन वित्त मंत्री अजय सिंह यादव ने ही पेश किया। 9 मार्च 2011 हरियाणा बजट। हरियाणा के वित्त मंत्री अजय सिंह यादव ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 8,008.60 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 13,200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 25 लाख रुपए, महावीर चक्र विजेताओं के लिए 15 लाख रुपए, वीर चक्र विजेताओं के लिए 10 लाख और सेना मेडल हासिल करने वालों को 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की और कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पाद में इजाफा हुआ है। हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का विकास करने का ऐलान कर सभी फंड और फीस माफ कर दी। बजट में बिजली के क्षेत्र के लिए 4,962.06 करोड़ रुपए का प्रावधान, कृषि क्षेत्र के लिए 1,539.18 करोड़ रुपए का प्रावधान, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1443.61 करोड़ रुपए का प्रावधान, सड़कों की मरम्मत के लिए 1,611 करोड़ रुपए का प्रावधान, परिवहन पर 1,357.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही लाडली योजना के तहत 500 रुपए देने का निर्णय, नरेगा के अंतर्गत मजदूरी 179 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय, विधवा पेंशन 750 रुपए की गई, विकलांगों को 300 रुपए से 1,000 रुपए तक मासिक राशि देने का प्रावधान, वरिष्ठ महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट और खिलाड़ियों के लिए रोजगार योजना की बात कही गई। कुल मिलाकर ये बजट कुछ हद तक लोगों के लिए राहत के साथ कुछ सौगातें भी दे गया। हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा ने पेश किया। 5 मार्च 2012 वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 610.46 करोड़ रुपए की घाटे का बजट पेश किया गया। बजट में 14,500 करोड़ रुपए का प्लान बजट, सामाजिक सुरक्षा के लिए 7,726 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए 1,684 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए 2,965 करोड़ रुपए, पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने और स्वच्छता में सुधार के लिए 780 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 1966.89 करोड़ रुपए, सड़क और परिवहन क्षेत्र के लिए 4,080.42 करोड़ रुपए, बिजली क्षेत्र के लिए 5,237.72 करोड़ रुपए आवंटित किया गया।
साथ ही महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम नामक 2 मुख्य योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई। साल 2013-14 के बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई। 2 मार्च 2013 बजट 2013-14 में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया। समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत की गई। निर्मल भारत अभियान के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लिए 1.50 लाख मकानों के निर्माण का प्रावधान। शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 14 करोड़ रुपए का प्रावधान। जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 415 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान। सोनीपत में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय और रेवाड़ी और झज्जर में नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। इस बजट में ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी, हरियाणा। तो हरियाणा का बजट आज पेश होने वाला है। ये बजट कैसा रहेगा, इस पर बातचीत जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से कृष्ण ढुल, बिजनेसमैन हैं, बीजेपी नेता हैं, किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश, जो जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, अभय जैन हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभय जैन के पास जाना चाहेंगे। अभय, क्या लगता है कि जो पुराने अभी आंकड़े आपने देखे, उसमें कई बजट तो ऐसे थे जो लोक लुभावने कहे जा सकते हैं, थोड़ी बहुत राहत तो लोगों को मिली ही उससे? नहीं, कहाँ आप कैसे कह सकते हैं लोक लुभावने थे? जी, आप अगर कोई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, थोड़ा टैक्स में रिलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो आप कैसे टैक्स आप कह सकते हैं कि लुभावने थे? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और आंकड़ा देना चाहूंगा। जब 2005 में हुड्डा सरकार आई, जब हरियाणा सरकार के ऊपर लगभग 25,000 करोड़ रुपए लोन था, आज वो लोन बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गया है। आप 70,000 करोड़ रुपए में लगभग 3 गुना हो गया। आपने जो आप देखिए 10 साल में अगर आपका लोन 3 गुना बढ़ गया तो 10 साल में आप कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा डेवलप हुआ है? अगर आप देसी भाषा में समझ सकते हैं कि किसी आदमी के ऊपर अगर 2005 में 10 लाख रुपए लोन है और 2020 में उसके ऊपर अगर 30 लाख रुपए लोन है, 3 गुना लोन है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो प्रोग्रेस कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो बजट था 2005-6 में वो लगभग 13,000 करोड़ का था। आज वो बढ़ के इस बार मुझे उम्मीद है जो 14-15 चल रहा है 45,000-50,000 करोड़ के आसपास का होगा, वो 3 गुना बढ़ा दिया है। हम लोग सिर्फ क्या है कि पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिक्स ही कर रहे हैं। आप जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो वो कहीं बड़े लेवल पर पूरे हरियाणा में नजर नहीं आता। हाँ, कुछ विशेष क्षेत्र में जरूर डेवलपमेंट की बात हुई है, वहाँ रोड्स बने हैं, नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में इस तरह का प्रोविजन कोई नहीं कर पाया है। तो ये हमें सोचने का बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे 2013-14 की बजट की बात करें तो लगभग हमने जो बैंक से, स्टेट बैंक से हर बार जो लोन लेते हैं, लगभग 4500 करोड़ रुपए हमने लोन लिया और 5,000 करोड़ रुपए उसको रिफंड कर दिया। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, खाली लोन की बात कर रहा हूं। तो आपने 500 करोड़ रिटर्न वापस किया है और लगभग 4,000 करोड़ उसको इंटरेस्ट दिया है। मतलब कि आपने जो लोन लिया वो पूरा लगभग इंटरेस्ट और लोन में ही चला गया है और आपने बल्कि फर्दर रिसोर्सेज और लोन लिया है, तभी ये 25,000 से 75,000 लगभग 70,000 करोड़ रुपए लोन हमारे पर हो गया है। तो मैं तो, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं इस बजट के खेल को थोड़ा समझता हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप टैक्स कम करना को लुभावना मत माने। आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग नहीं हुई है। जी नहीं, हमारे पास आंकड़े जैसे 2011-2012 के हैं, उसमें अगर आम जनता की बात करें तो सैनिकों के लिए बहुत कुछ था। परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 25 लाख रुपए का था, महावीर चक्र विजेताओं के लिए 15 लाख रुपए था, सेना मेडल जिन्होंने हासिल किया था उनके लिए कुछ ना कुछ था। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में था, बिजली के क्षेत्र में था, तो कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश, आप कह सकते हैं कोशिश हुई थी।
हालांकि बोझ जरूर बढ़ा, ये इस आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से राहत आम जनता को, जो आम जनता अलग अलग क्षेत्रों से आती है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, वो भी आम जनता में आती है, तो उनको थोड़ी बहुत राहत तो दी थी। नहीं, या मैं थोड़ा आपकी बात से मतभेद रखता हूँ जी। आपने भी कहा कि फौजियों को अगर कुछ एक्स्ट्रा देना, जैसे आजकल सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि परमवीर चक्र मिलेगा तो आपको ये देंगे जी, सेना मेडल मिलेगा तो आपको ये देंगे जी। ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है जी। अभी सरकार ने कहा स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हुआ है। अगर किसी आपने कोई गोल्ड मेडल जीत लिया और आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, इससे हरियाणा का क्या डेवलपमेंट हुआ, मुझे बताइए। आपने मैसेज दिया, ठीक बात है, पर ये मैसेज भी कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं है अगर आप इकोनॉमिक दृष्टि से सोचें इस बात को। और आप पेंशन देना, कोई फौजी को अच्छा कंपनसेशन देना, स्पोर्ट्समैन को आपने अच्छा फाइनेंशियल पैकेज देना, उनको, ये अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं है। ये लुभावना है कि भाई हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। आपको एक चीज बताइए मेरे को, इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हर गांव में मिनी स्टेडियम बनेंगे, ठीक है जी। उसके लिए आप मुझे बताइए कितने हरियाणा के कितने गांव में कितने मिनी स्टेडियम बने? कहीं नहीं बने। खाली कहना कि मिनी स्टेडियम हम बनाएंगे, बने तो नहीं ना, क्योंकि बहुत से लोग पंचायत के सरपंचों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट ही नहीं आया। आप मुझे बताइए, अब एक गांव के आपने एक आदमी को आपने 1 करोड़ रुपया एक मेडल जीतने के बाद दे दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, पर हरियाणा के लिए एक आम आदमी के लिए एक आदमी को 1 करोड़ रुपए देना ज्यादा महत्वपूर्ण है या गांव में एक छोटा स्टेडियम बनाना, मिनी स्टेडियम बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए आप जी। और कई स्टेडियम वैसे बदहाल हालत में भी हैं, कुछ स्टेडियम बने हुए जरूर हैं लेकिन बदहाल हालत में। लेकिन आपका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है इलाके में, राज्य में विकास कहाँ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो मानते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है वो प्रदेश से बाहर जाता है, वो नेशनल लेवल पे खेलता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, तो जाहिर तौर पर हरियाणा का नाम विश्व परिदृश्य पे कहीं ना कहीं तो छाएगा। तो एक तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा भी विकसित माना जाएगा कि विकास की राह पर चल रहा है, कि कुछ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए वो खिलाड़ी आगे जाते हैं। देखो, अबे जी, आप अगर किसी खिलाड़ी से ये पूछे, चलो आप, कि जो भी खिलाड़ी हमारा आज बाहर गया है, जिसको हमने पैसा दिया है, क्या उस खिलाड़ी के बनने में सरकार का योगदान था? कोई क्या नहीं था। मैं आपसे बार बार ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने में तो है, इस विषय को सोचना पड़ेगा कि हम अच्छे खिलाड़ी कैसे पैदा करें। जी, अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी अगर बेचारा कोई दिल्ली से कहीं से ट्रेनिंग लेकर, नहीं, आप देखिए, आप इश्यू को थोड़ा डाइवर्ट करें। जो पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, कांग्रेस यही बात कर रही है बार बार। अगर कोई खिलाड़ी अपने आप प्रैक्टिस करके एक नेशनल लेवल पे खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, उसको आपने 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दी, ठीक है, अच्छी बात है, पर आप अच्छे खिलाड़ी कहां पैदा कर रहे हैं? ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये बात है ना बॉस, कि हम इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, बढ़िया करें, अच्छे खिलाड़ी बनाएं। बने बनाए खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं, पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें अच्छे खिलाड़ी बनाने होंगे, ना कि जो अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी हैं उनको प्रोत्साहित करना भी अच्छी बात है, पर अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस करना, बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। और किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए भी काफी कुछ करती आई है सरकार, बावजूद इसके किसान नाराज रहे हैं। अभय जी, अब देखो, आप दो बात आपने खुद ही कह दी, किसानों के लिए अगर क्या, फिर किसान नाराज है। अच्छा, मुझे बताइए किसान के लिए क्या करा है? मुझे एक आप एग्जांपल दे दीजिए। आप कहेंगे किसानों के लिए उन्होंने क्या करा है? जमीन का कंपनसेशन का रेट बढ़ा दिया है। इसका आप देखिए, इसका जवाब हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। 10 लाख किसान है। राकेश, क्या लगता है कि हुड्डा सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है? जी राकेश, कुछ भी नहीं किया जी। मैं ये बताना चाहूंगा भाई, कर्ज के जहां पे एक तरफ किसानों की कर्ज की माफी की बात आती है जी, वहां पे आप देखोगे, जहां पे आप देखोगे किसानों के कर्ज की बात आती है, वहीं पे 138 के तहत किसान काफी ज्यादा जेल में जा चुके हैं, उनकी कुर्कियां निकाली जा रही हैं। कहीं कहीं पर किसानों की जबरदस्तियां जमीनें खोसी जा रही हैं धारा 140 से डराकर। और रही रेट की बात, मेरे पास हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं,
जी। इसमें आपको दिखाया गया है भी 1757 रुपये जीरी पैदा करने पे खर्च आता है एक किसान का, 1 क्विंटल पैदा करने पे, और रेट क्या मिल रहा है किसान को? कैसे घाटे में पैदा करेगा किसान? और क्या उसको सिर्फ एक कहने से या मुंह से कहने से तो नहीं कुछ बात बनेगी, उसको दिखाना पड़ेगा हमें कि भाई कैसे किसान के हालात हमने क्या बदले हैं। यदि आप गांव में जाओगे तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा किसान के हालात क्या है। हम अभी राहुल गांधी जी आए हुए थे गन्नौर में, वहां पे किसानों को मिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि डरते थे कभी किसान इनकी पोल ना खोल दें। जी, तो क्या उम्मीदें आप रखते हैं? आपकी जैसे आपकी क्या मांगे हैं, क्या लिस्ट है मांगों की, क्या उम्मीदों पर खरा उतर सकती है आज का बजट, उतर सकता है? क्योंकि सरकार की ओर से दावे ऐसे किए जा रहे हैं, किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनको मुआवजा मिला है, उसके बाद वो रातों रात पैसे वाले बन गए। कई किसान अभी भी मुश्किल में। तो आपकी उम्मीदें क्या है? नहीं, देखिए एक स्पष्ट सी बात समझिए पहले। किसी दुकानदार की मैं जो बाजार सुनता हूं कि जमीन, किसानों की जमीनों के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, पर मैं जो ज्यादातर बात देखता हूं कि एक दुकानदार अपनी दुकान बेच के तो गुजारा नहीं कर सकता ना। रही बात, मेरे पास एक आंकड़ा एक हो रहा है जो CACP है, क्राइम ब्यूरो का है जी, बताइए। जहां हर साल लाखों किसान आत्महत्या करते हैं, हजारों किसान। इनकी सरकार में ये आंकड़ा है मेरे पास 2095 से 2002 का। इसमें हरियाणा में इन्होंने दिखाया है 932 किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़ा मेरे पास है जी। अब रही कर्जा माफी की बात, कर्जा किसान का माफ किया जाए। कारण, क्योंकि किसान को जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान के ऊपर कर्ज आया है। किसान कर्ज देना चाहता है पर उसका रेट तो मिले फसल का। यहां तो हरियाणा में तो सिर्फ एक ढोघोसला दिखाया जाता है भी किसान के लिए हम कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वोट नीति के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जीवन रेखा बदलने के लिए कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं बनाई गई जिससे किसान की जीवन रेखा बदली जा सके। जी, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो मैनिफेस्टो में रहेंगी कांग्रेस की। तो ऐसे में आज का जो बजट है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जाहिर तौर पर ये इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि किसानों के लिए काफी कुछ निकल सकता है बजट के पिटारे से। राकेश, जब सर 9 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया तो आखिरी बजट में क्या करेगी? जब 9 साल सरकार टिकी हुई है, 9 साल में एक पत्र लिख दिया भी 50% किसान को रेट से अधिक दिया जाए, उसकी लागत मूल्य से 50% अधिक दिया जाए। पर हरियाणा कहां संविधान के अंदर क्लियर लिखा है भी राज्य सरकार अपने आप भी लागू कर सकती है उस चीज को। ये तो सिर्फ पत्र लिखकर सेंटर को ये दिखा देते हैं हमने किसान के लिए पत्र लिख दिया भी 50 लागत से 50% अधिक मिले, पर दिया कहां? जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज चाहूंगा सिर्फ इस बजट में चुनावी बजट देखते हुए कुछ हो सकता है, कुछ झुंझुना दिया जाए और उसके बाद कुछ वही आज तक जो दिया। तो जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। अभय जी, फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे आपसे कि क्या लगता है कि किसानों को कुछ फायदा नहीं पहुंचने वाला आज के बजट से? कांग्रेस की रही हो के ऊपर कुछ नहीं है। देखो, आप बजट को ना प्लानिंग से जोड़ें जी। सरकार, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, सरकार ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बना रही जिससे किसानों को वास्तव में रिलीफ हो। मेरी बात कट गई थी। हरियाणा में मान लो 50 लाख किसान है, जबकि किसान 1 करोड़ के आसपास होंगे, ज्यादा होंगे बल्कि जी। उनकी जमीन है, मान लो 2% जमीन एक्वायर होगी, सरकार ने एक्वायर की रेट बढ़ा दी तो सिर्फ 2% किसानों को जमीन के एक्वायरमेंट का पैसा फालतू मिला। पर जो 98% जो एक्चुअल किसान है, जो खेती करते हैं जी, उस खेती के बिजनेस को करने में आपने क्या किया? आप वही व्यापार करेंगे जो आपको 10 रुपए खर्चा हो रहा है उस चीज को प्रोड्यूस करने में और बेचने में 12 रुपए आपको मिल रहे हैं। पर किसान बेचारे के साथ उल्टा है, वो खेती प्रोड्यूस करने में उसको खर्चा हो रहा है 15 रुपए, उसको मिलते हैं 14 रुपए। तो आप मुझे बताइए ऐसे किसान कैसे सर्वाइव करेगा? किसान का मरना, किसान का सुसाइड करना या किसान का लोन लेना अपने आप में ये चिंता की बात है। इसे हमें सोचना होगा। धीरे धीरे हमें अपनी नीतियां ऐसी बनानी होंगी
कि किसान की जो खेती कर रहा है, क्योंकि वो गौण बात है, महत्वपूर्ण बात है, आप और मैं जो आटा खाते हैं वहीं से आता है, तो हमें किसान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, उसको इस तरह बनाना पड़ेगा कि हर आदमी कहे मैं किसान बनना चाहता हूँ, हर आदमी ये ना कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वो कब बनेगा? जब किसान को लगता है कि उसके पास 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन में वो 5 लाख रुपए पूरे साल में खर्च कर रहा है और 10 लाख रुपए की उसको पैदावार मिल रही है, तब अपने आप लोग किसान बनना चाहेंगे। और जब तक पूरे देश में इस तरह की योजना नहीं बनाई जाएंगी तब तक हम लोग इस स्थिति पे खाली विचार करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जी अभय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहस जारी रहेगी, बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ कृष्ण ढुल जी जुड़े रहेंगे, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।